जब भी हम किसी स्वर्ण युग या गोल्डन एज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? महान राजा, शानदार कला और विज्ञान की तरक्की, है ना? पर इन सब की चमक के पीछे एक चीज होती है, एक बहुत ही तगड़ा इकोनॉमिक इंजन। आज हम भारत के गुप्त साम्राज्य के उसी इकोनॉमिक इंजन की पड़ताल करेंगे जिसने उस सुनहरे दौर की नींव रखी थी। तो सवाल यही है कि आखिर ये गोल्डन एज बनता कैसे है? ये सिर्फ महान शासकों और कलाकारों की कहानियों से नहीं बनता, नहीं, ये बनता है एक ऐसे मजबूत सिस्टम से जो देश में खुशहाली लाए। तो आइए देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य ने ये कमाल कैसे किया। और गुप्त साम्राज्य के लिए इस सवाल का जवाब बहुत सीधा और साफ था। इसकी शुरुआत हुई जमीन से। भूमि ही वो बुनियाद थी जिस पर उन्होंने अपनी पूरी आर्थिक इमारत खड़ी की। चलिए इस व्यवस्था की पहली और सबसे जरूरी परत को समझते हैं। गुप्त अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी कृषि। लेकिन ये सिर्फ खेती बाड़ी नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था जो उनकी दौलत का असली सोर्स बना। देखिए, गुप्तों की सबसे खास बात ये थी कि वो जमीन को सिर्फ मिट्टी नहीं समझते थे, वो उसे एक एसेट मानते थे, एक रिसोर्स। और इसे मैनेज करने के लिए उन्होंने एक कमाल का सिस्टम बनाया था जिसमें जमीन को उसकी क्वालिटी और इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। मिसाल के तौर पर 2 तरह की जमीन को देखिए। एक तरफ थी क्षेत्र भूमि, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास उपजाऊ जमीन जहां खेती होती थी, और दूसरी तरफ थी खिल यानी बंजर जमीन। ये क्लासिफिकेशन दिखाता है कि वो अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी जमीन को लेकर कितने ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। और ये सिस्टम सिर्फ नाम रखने तक नहीं था। शिलालेखों से हमें पता चलता है कि जमीन पर पूरा कंट्रोल स्टेट का था। जमीन को नापने के लिए अधवाप और कुलियावाप जैसे बड़े प्रिसाइज यूनिट्स हुआ करते थे। सोचिए, ये उस जमाने के एकड़ या हेक्टेयर जैसे थे, मतलब हर चीज का हिसाब किताब रखा जाता था। ठीक है, तो जमीन से कच्चा माल आ गया। अब क्या? अब इस आर्थिक पिरामिड की अगली परत पर चलते हैं। अब बारी आती है उन लोगों की जो इस कच्चे माल को कीमती चीजों में बदलते थे, यानी कारीगर, शिल्पकार और उनकी इंडस्ट्रीज। इस दौर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है श्रेणी। इसे आप गिल्ड्स समझ सकते हैं। लेकिन ये कोई मामूली ग्रुप्स नहीं थे। अरे नहीं, ये तो अपने आप में पावर सेंटर्स थे। ये बैंक की तरह काम करते थे, इनके अपने नियम कानून होते थे और ये शहरों की इकोनॉमी की बैकबोन थे। और ये कारीगर बनाते क्या क्या थे? लिस्ट देखिए, एक से बढ़कर एक कपड़े, हाथी दांत की कलाकृतियां, पत्थर की नक्काशी, सोना चांदी तांबे का काम, यहाँ तक कि जहाज भी। पर एक मजेदार बात जानते हैं? इन सब में सबसे जरूरी इंडस्ट्री थी मिट्टी के बर्तनों की। क्यों? क्योंकि वो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। तो अब हमारे पास खेतों के प्रोडक्ट हैं और कारीगरों का बनाया हुआ सामान भी है। अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? इन चीजों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाना। और यहीं से कहानी शुरू होती है ट्रेड और कॉमर्स की। इस पूरे ट्रेड नेटवर्क को फ्यूल कौन सी चीज कर रही थी? सोना। गुप्त शासकों ने बहुत बड़ी तादाद में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दीनार कहा जाता था। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये पावर स्टेटमेंट थे, साम्राज्य की दौलत और ताकत का खुला प्रदर्शन जिन पर सम्राटों की तस्वीरें बनी होती थीं। जरा इस सिक्के की डिटेल को देखिए। ये है समुद्रगुप्त का व्याघ्र हनन सिक्का, जिसमें वो एक बाघ का शिकार कर रहे हैं। सोचिए, एक छोटे से सिक्के पर कितनी आर्ट है, कितनी पावर है और कितना प्रोपेगेंडा है। ये अपने आप में एक बेजोड़ चीज थी। तो ये सोने के सिक्के कहाँ कहाँ तक जाते थे? भाई, लगभग पूरी दुनिया में। गुप्त साम्राज्य का ट्रेड नेटवर्क चीन से लेकर यूरोप और पूर्वी अफ्रीका तक फैला हुआ था। वो चीन से रेशम मंगवाते, अफ्रीका से हाथी दांत लाते और बदले में भारत का बना सामान पूरी दुनिया में बेचते थे। और ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड होता था घंटाशाला और चौल जैसे बड़े बड़े बिजी बंदरगाहों से। जाहिर है उनकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी बहुत एडवांस रही होगी, जिसने इन समुद्री रास्तों को मुमकिन बनाया और उन्हें दुनिया से जोड़ा। तो अब हम इस इकोनॉमिक पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए हैं। जमीन है, प्रोडक्शन है, ट्रेड भी हो रहा है, पर इस पूरे सिस्टम को, इस साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? इसका जवाब है एक बहुत ही डिटेल्ड टैक्स सिस्टम। गुप्तों का टैक्स सिस्टम कोई सिंपल वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं था। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, इतना डिटेल्ड कि इकोनॉमिक लाइफ के लगभग हर पहलू पर कोई ना कोई टैक्स लगा हुआ था। ये कितना स्पेसिफिक था, इसका अंदाजा लगाइए। हल चलाने पर एक अलग टैक्स था जिसे हलीव कर कहते थे।
नाव के इस्तेमाल पर तरदेय टैक्स, यहाँ तक कि कुछ खास फसलों पर टैक्स सोने में देना पड़ता था। और तो और विष्टी यानी जबरदस्ती काम करवाना भी एक तरह का टैक्स ही था। इस सिस्टम से इकोनॉमी के हर कोने से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था। तो जमीन का मजबूत आधार, हुनरमंद कारीगर, एक विशाल व्यापार और एक सख्त टैक्स सिस्टम, इन सब ने मिलकर वो इकोनॉमिक मशीन तैयार की जिसने गुप्त स्वर्ण युग को जन्म दिया। पर ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन का कोई एक पुर्जा भी कमजोर पड़ने लगता है, तो फिर उस पूरी इमारत का क्या होता है?